बायोलॉजी की सेकंड क्लास के साथ आपका स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सजीव और निर्जीव का जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सजीवों के लक्षणों के बारे में, ठीक है। ये हमारी सेकंड क्लास है। पहली क्लास है वो हमने कल कर ली थी, तो जिसने भी वीडियो नहीं देखा है वो जाकर देख लें, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे सजीवों के लक्षणों के बारे में, जितने भी सजीव के लक्षण हैं उनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं आज। तो इसमें देख लो, पहला हमारा जो पॉइंट है, इसमें पहला जो लक्षण है हमारा वो है वृद्धि व विकास। किसी भी जीव या कोशिका की संख्या में, आकार में, आयतन में, घनत्व में परिवर्तन को क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। यानी कोई भी जीव है, उस जीव की या कोई उस जीव में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं हैं उनकी संख्या में या उसके आकार में, आयतन में या घनत्व में किसी भी प्रकार का परिवर्तन है, क्या कहलाएगा? वृद्धि कहलाएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं वृद्धि और विकास के बारे में। बात करें तो उसमें वृद्धि निश्चित समय के बाद रुक जाती है। यानी एक निश्चित समय होता है, उस निश्चित समय अंतराल के बाद वृद्धि क्या हो जाती है? रुक जाती है। जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। यानी वृद्धि तो क्या होती है? एक निश्चित समय के पश्चात क्या हो जाती है? रुक जाती है। लेकिन जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, ठीक है। आगे देखो, आगे दूसरा जो हमारा लक्षण है वो है गति। सजीवों का जो लक्षण है उसमें दूसरा है गति। स्थान में परिवर्तन, यानी जब भी कोई भी व्यक्ति वस्तु की स्थान में, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाएगी या स्थान में परिवर्तन हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? गति कहेंगे, ठीक है। जंतुओं में चलन गति होती है। और जंतुओं में किस प्रकार की गति पाई जाती है? चलन गति पाई जाती है। इसका एक एग्जाम्पल है, स्पर्श के कारण कौन सी गति होती है? स्पर्शानुचलन गति होती है। आगे बात करते हैं स्वयं का उपापचय तंत्र। उपापचय क्रियाओं के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। यानी अगर आपको मेटाबॉलिज्म जो क्रिया विधि है वो शरीर में करनी है तो उसके लिए, या उपापचय जो क्रिया है वो करनी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एंजाइम में आवश्यक रूप से चाहिए। और ये जो एंजाइम है वो किससे बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। जो एक भोजन का स्रोत है प्रोटीन, उस प्रोटीन से एंजाइम का क्या होता है? निर्माण होता है। आगे देखो, वायरस में ना तो प्रोटीन का निर्माण होता है, यानी वायरस की बात कर रहा है वो, सूक्ष्म सूक्ष्म जो जीव है वायरस है उसके बारे में बात कर रहा है। वायरस में ना तो क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है और ना ही स्वयं का उपापचय तंत्र होता है। वायरस में ना ही प्रोटीन का निर्माण होता है और ना ही उपापचय तंत्र का निर्माण होता है। इसी कारण उसे निर्जीव माना जाता है। वायरस को क्या माना जाता है? निर्जीव माना जाता है, क्योंकि इसमें ना तो प्रोटीन का निर्माण होता है और ना ही इसमें उपापचय तंत्र का या उपापचय तंत्र पाया जाता है, नहीं पाया जाता, ठीक है। इसी कारण इसे निर्जीव का कहते हैं। वायरस वायरस जब किसी सजीव में प्रवेश कर जाता है तो वह सजीव के समान लक्षण दर्शाता है। यानी वायरस जब किसी भी सजीव में, कोई सजीव है, कोई जीवित जीव है, उसमें प्रवेश कर जाता है तो प्रवेश करने के पश्चात वह सजीव के समान ही क्या करने लगेगा? लक्षण प्रदर्शित करने लगेगा, ठीक है। सजीव व निर्जीव के बीच, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी को क्या कहा गया है? वायरस से कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में आता है कि सजीव व निर्जीव के जो बीच की योजक कड़ी है वो क्या है, तो आपको आंसर देना है वायरस। आगे बात करते हैं, चौथा हमारा पॉइंट है प्रजनन। चौथा जो लक्षण है वो है प्रजनन। कोशिकाओं से मिलकर उत्तक का निर्माण होता है और उत्तकों से अंगों का निर्माण होता है, अंगों से अंगतंत्र का निर्माण होता है, अंगतंत्र से शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। यानी बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करेगी? उत्तकों का निर्माण करेगी। और बहुत सारे उत्तक मिलकर अंगों का निर्माण करेंगे और अंग मिलकर तंत्र का निर्माण करेंगे और तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करने वाले हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हमारे शरीर में कोशिका में पाए जाने वाले डीएनए की, ठीक है। डीएनए से जीन का निर्माण होता है, जीन से गुणसूत्रों का निर्माण होता है। डीएनए को, हमारे शरीर में डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ के रूप में संज्ञा दी गई है, जबकि जीन को आनुवंशिकता की इकाई कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, आनुवंशिक पदार्थ क्या है, तो आपको उत्तर देना है डीएनए। उसी प्रकार पूछा जाता है आनुवंशिकता की इकाई किसे कहते हैं, तो वो जीन आपको आंसर देना है। और अगर पूछा जाए आनुवंशिकी के वाहक क्या है, तो
गुणसूत्र, यानी गुणसूत्रों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण है वो स्थानांतरित होते हैं। ठीक है। प्रत्येक जीव अपनी वंशागति यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, या हेरिडिटी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का गमन करना, ये लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का जो क्रिया विधि है उसे क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं श्वसन की। भोजन के ऑक्सीकरण से रासायनिक ऊर्जा के निर्माण की क्रिया श्वसन कहलाती है। यानी जो हम सांस लेते हैं वह क्रिया विधि की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि जब भी हम क्या करते हैं कि भोजन के ऑक्सीकरण से, यानी भोजन जब हम खाते हैं तो उसके ऑक्सीकरण होने पर रासायनिक ऊर्जा के निर्माण की क्रिया, यानी जब भी क्या होता है कि भोजन खा लिया हमने, ठीक है, उसके बाद उसका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण होने के पश्चात एक ऊर्जा का निर्माण होगा जो होगी एटीपी। ठीक है। तो इस पूरी संपूर्ण क्रिया विधि को क्या कहेंगे? श्वसन कहेंगे, रेस्पिरेशन। ठीक है। आगे बात करेंगे इसी जो अभिक्रिया किस प्रकार से बनती है, यानी आपने भोजन खा लिया, ठीक है, C6H12O6 जिसे ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है, प्लस O2, यानी ऑक्सीजन के साथ क्या हो रही है? अभिक्रिया हो रही है भोजन की। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने के पश्चात क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होने पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ, प्लस जल का निर्माण हुआ, और साथ में ऊर्जा का निर्माण भी हुआ। ठीक है। और बनी क्या? एटीपी बनी। ठीक है। ऊर्जा के रूप में क्या बन गई? रासायनिक ऊर्जा क्या बन गई? एटीपी, जिसे एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट बोलते हैं। ठीक है। से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, आप देख सकते हो। इसी प्रकार C6H12O6 को कोशिका का ईंधन कहा जाता है। ठीक है। जो ग्लूकोज है उसे कोशिका का ईंधन कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप को याद कर लेना है। आगे बात करते हैं, छठा जो हमारा पॉइंट है वो है पोषण। पोषण के आधार पर जीव दो प्रकार के बताए गए हैं। पहला है स्वपोषी और दूसरा है विषमपोषी, या इसे परपोषी भी बोला जाता है। ठीक है। स्वपोषी की परिभाषा की बात करें, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी जो भी जीव है वो जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। और स्वपोषी का महत्वपूर्ण या सामान्य से उदाहरण क्या है? हरे पादप। हरे भरे जो पादप है वो अपना भोजन क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं बना लेते हैं, तो इसीलिए इसे क्या कहा गया? स्वपोषी। ठीक है। दूसरा इसमें कौन सा है? विषमपोषी या परपोषी। भोजन के लिए वे जीव जो भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर रहते हैं, यानी भोजन करने के लिए जो पादप हैं प्रकृति में पाए जाने, उन प्रकृति में पाए जाने वाले पादपों पर क्या करते हैं? निर्भर रहते हैं, तो उन्हें क्या कहा गया है? विषमपोषी या परपोषी कहा गया है। सभी जंतु, एग्जाम्पल क्या होगा इसके? जितने भी जंतु है वे सभी के सभी क्या है? विषमपोषी या परपोषी कहलाते हैं। इसमें एक नोट लगा के आप देखो उदाहरण, अमरबेल में क्लोरोफिल परिणत नहीं होता। यानी एक अमरबेल क्या है? एक पादप है जो क्या है? जिसमें क्या नहीं पाया जाता? क्लोरोफिल या परिणत वो नहीं पाया जाता, इसलिए इसे भी क्या कहा गया है? परजीवी पादप कहा गया है, परपोषी पादप, परजीवी पादप कहा गया है। ठीक है। आगे देखो, इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन है वो देख लो, जंतुओं में भोजन का संग्रहण ग्लाइकोजन के रूप में होता है। यानी जंतुओं में भोजन का जो संग्रह होता है, संग्रहण होता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, जबकि पादपों में भोजन का संग्रहण स्टार्च के रूप में होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना है कि जंतुओं में भोजन का संग्रहण ग्लाइकोजन के रूप में होता है, जबकि पादपों में भोजन का संग्रहण स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है। जंतुओं में ग्लूकोज भोजन भोजन को क्या कहा गया है? C6H12O6 कहा गया है, जिसे ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है। और ग्लूकोज टूट कर किसमें परिवर्तित हो जाता है? ग्लाइकोजन में बदल जाता है, जबकि पादपों में भोजन का संग्रहण स्टार्च के रूप में। ठीक है। आगे बात करते हैं जीवन काल की। सजीवों का जीवन काल होता है, जबकि निर्जीव का नहीं। इन जीवन काल की बात करें तो जो सजीव होते हैं, जो जीवित जीव होते हैं, उनका जीवन काल क्या होता है, यानी उनकी उम्र होती है जितनी भी 10 साल, 20 साल, 40 साल, 100 साल, इस प्रकार से उसकी उम्र होती है, जबकि निर्जीव की कोई भी उम्र नहीं होती, क्योंकि वह निर्जीव होता है। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।